इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 का कितना सीखा 2 इस वर्कशीट का हम हल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है सही मिलान करें। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। जैसे देखिए एक तरफ ये दे रखे हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, रबी फसल, जैविक खाद, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, वर्मी कंपोस्ट। तो इनका मिलान करना है इस तरफ से। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। रबी की फसल गेहूं, गेहूं रबी की फसल है। जैविक खाद, ये गोबर की जो खाद होती है उसको जैविक खाद कहते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखिए गै से ही बना है गिर और गै से ही बना है गुजरात, तो ऐसे भी याद हो सकता है ये। तो गिर कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। ऐसे ही देखिए वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केंचुए से बनता है। ये भी एक तरह की खाद ही होती है, ठीक है। ये केंचुए बनाते हैं इसको, वर्मी कंपोस्ट को। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमें क्या करना है? सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान हमें लगाना है। आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे। देखिए आदि मानव जानवरों की खाल को भी और पत्तों के भी वो वस्त्र पहनते थे। पत्तों से बना करके, वृक्षों की छाल से बना करके वो वस्त्र पहनते थे। तो आदि मानव जानवरों की खाल को वस्त्र की तरह पहनते थे, ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए सबसे पहले आदि मानव ने धातु के औजार बनाए। नहीं, सबसे पहले आदि मानव ने पत्थर के औजार बनाए थे, तो ये कथन गलत है। तो आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। गाय प्रथम पालतू पशु है। गाय प्रथम पालतू पशु नहीं है। कुत्ता सबसे पहले पाले जाने वाला पशु है, तो यहाँ पर आएगा कुत्ता। आगे देखिए इसलिए इसमें गलत का निशान लगेगा। अब चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पौधे एवं जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। देखिए कोई भी जीवधारी हो वो सांस लेने के लिए हमेशा ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करेगा, तो ये बिल्कुल बात सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये हमारा तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनके उत्तर हमें लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोमट मिट्टी में उगने वाली फसलों के नाम लिखिए। उत्तर में आप बताएंगे दोमट मिट्टी में उगने वाली प्रमुख फसलें धान, कपास और गन्ना आदि हैं। ये आप लिख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है। फसलों पर इस खाद का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जैविक खाद ही उत्तम है। तो जैविक खाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और फसलों को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? देखिए रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक के जो पेज होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। और इसमें दुनिया में जितनी भी जीव जंतुओं की प्रजातियां संकट में हैं उन सभी का जिक्र इसमें होता है, उन सभी का रिकॉर्ड इस किताब में रखा जाता है। अगला प्रश्न है विलुप्त एवं संकटग्रस्त जीवों के दो दो उदाहरण लिखिए। दो विलुप्त के और दो संकटग्रस्त के। तो विलुप्त जीव हैं लाल पांडा और लाल तोता, ये तो विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ये धरती से पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। और संकटग्रस्त में है गोरैया और काला हिरण। अगर इन जीवों को बचाया नहीं गया तो ये भी धरती से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो ये है संकटग्रस्त में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मैती आंदोलन क्या है?
देखिए मैती आंदोलन क्या है? पहाड़ी इलाके गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा शुरू की गई। इसे मैती आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में होता क्या है? इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे मैती वृक्ष कहते हैं। तो ये है मैती आंदोलन। अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, जंगल से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ बताएं। तो जंगलों से अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? आप उत्तर में बता सकते हैं। जंगलों से हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है। जंगल बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं। जंगल वर्षा के वितरण को एक समान बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। जंगल ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो ये हैं जंगल के अप्रत्यक्ष लाभ। और भी बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं, आप इतना लिख देंगे बहुत है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए भोज्य पदार्थों में जो भोजन होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं और उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोजन बर्बाद न हो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? तो भोजन को हमें बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं? भोजन को हम बर्बाद होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इससे भोजन खराब नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं गर्मियों के समय में भोजन खराब हो जाता है, सड़ जाता है जल्दी ही, तो वो खाने लायक तो नहीं रहता। तो उसको बर्बाद नहीं होने देना है, खराब नहीं होने देना है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो लंबे समय तक सही रहे। फिर आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं तथा भोजन को गर्म करके दोबारा खा सकते हैं। अब उसी भोजन को फिर आप गर्म करके दोबारा खा सकते हैं, इससे वो बर्बाद भी नहीं होगा। आगे उतना ही भोजन बनाया जाए जितने की आवश्यकता हो। मान लीजिए हमें 2 आदमियों के लिए ही खाना चाहिए, तो उतना ही भोजन हमें अपने घर में बनाना चाहिए। ज़्यादा बनाएंगे तो भोजन बच जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा प्रश्न हम यहीं पर कर रहे हैं। वैसे ये इसके बाद चौथा प्रश्न आता, पांचवा हम यहीं पर कर रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए साथ के साथ। अपने घर में संरक्षित किए गए भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए, उनके संरक्षण की विधियाँ भी लिखिए। तो ये हमें उनके संरक्षण की विधियाँ भी लिखनी है। आपके घर में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको किस तरह से संरक्षित किया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे एक बच्चा है, उसके घर में पुदीना, मेथी, पापड़, मिर्च इनको संरक्षित किया गया है निर्जलीकरण के द्वारा, मतलब सुखा करके। आगे दूध, पकी हुई सब्जी, पकी हुई सब्जियाँ और पकी हुई सब्जी और सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ और दही, इनको सुरक्षित या इनको संरक्षित किया गया है प्रशीतन के द्वारा, मतलब फ्रिज में रख दिया गया होगा। ठीक है, तो इनको ऐसे पर इनका संरक्षण ऐसे किया गया है। आम, आंवला, इनका अचार डाल के संरक्षित किया गया है इनको। तो जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग, रासायनिक पदार्थों का उपयोग से आप ऐसे समझ लीजिए कि इनका अचार डाल के रखा गया होगा। ठीक है, तो ऐसे इनको संरक्षित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपके घर में किस तरह से संरक्षित करते हैं उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये चौथा प्रश्न है, पांचवा तो हमने ऊपर कर दिया, चौथा प्रश्न भी देख लीजिए अब। सही विकल्प के सामने सही व्रत को काला करें। भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग क्या होगा? हानिकारक है। वो हमारे स्वास्थ्य पर फिर बेकार प्रभाव डालेगा, गलत प्रभाव डालेगा, हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। हमारे स्वास्थ्य पर इसका कोई अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो हानिकारक है, आप इस गोले को काला करेंगे। आगे देखिए, भोज्य पदार्थों के सड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो भोज्य पदार्थों को सड़ाने में मुख्य भूमिका होती है फफूंद की, जीवाणु की, खमीर की, इन तीनों की होती है। ये सभी हैं, ये सभी सही हैं। अब देखते हैं इसमें हम अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमने कर दिया है ऊपर, अब ये इसका छठा प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पौधों की पत्तियां के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई पड़ती हैं। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। अमरबेल पौधा है। अमरबेल कैसा पौधा है? अमरबेल एक परजीवी पौधा है। ये अपने आप तो खाना नहीं बनाता है। जो पेड़
या जो पौधा खाना बनाता है ये उसका भोजन अपने आप खींचता रहता है, अपने आप उसी के भोजन को इस्तेमाल करता रहता है। इससे वो पेड़, जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल पाई जाती है, वो पेड़ सूखने लगता है, क्योंकि ये सारा भोजन तो अमरबेल ही खा लेती है उसका। तो अमरबेल कैसा पौधा है? ये परजीवी पौधा है। का पौधा कीटभक्षी है। तो नेफेंथीज का पौधा कीटभक्षी है, ये कीटभक्षी पौधा है। आगे सभी जीव अपने पोषण के लिए पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर आएगा एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति कक्षा 5 का जो कितना सीखा 2 की वर्कशीट है, उसका हल आपने देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।